नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इसे लेकर भाजपा ने हाल ही में 2 दिवसीय बैठक करके बड़ी रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी व प्रभारी सचिव जिलेवार बैठकें ले रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि कमियां तो हैं, कहीं कहीं ज्यादा कमियां हैं। इन कमियों के आकलन की जरूरत है। हमें यह जानना पड़ेगा कि हम हार क्यों रहे हैं। हम लोकसभा की भी सीट जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीत पाए, इसलिए कमियां हैं, आकलन करना होगा। समीक्षा भी हुई है, लेकिन अब उस पर अमल करने की जरूरत है। बीजेपी में जो है वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में एक्सरसाइज की जरूरत है। कांग्रेस लोगों की पार्टी है, लेकिन कैडर हमारे यहाँ नहीं है। कांग्रेस में भाजपा की तरह समन्वित निर्णय नहीं हो पा रहा है। समीक्षा तो हो गई है, अब उस पे अमल करना, जब मौके लगे चुनाव में खड़े होने के लिए, उस पे अमल करने की बात। वहीं बीजेपी नेता डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कितनी भी बड़ी संख्या होती है, अनुशासन नहीं तो कुछ नहीं होगा। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं पाई। महाराष्ट्र में भी इन्हें कम सीट मिली है। अपनी अपनी समीक्षा सबको करनी चाहिए। कांग्रेस का भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है, दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगड़ ने बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस यानी भूपेश सरकार के कामकाज को जनता के बीच जिस ऊर्जा से ले जाना चाहिए था, लोगों के बीच वैसे कांग्रेस नहीं ले जा पाई। टीएस सिंहदेव के बोलने का संदर्भ यही था। उनका संदर्भ दूसरा था। उनका संदर्भ ये रहा होगा, ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसा, उनका संदर्भ ये था कि कांग्रेस की सरकार ने जो जनहित में अनेकों फैसले हमने किए, उनको कहीं न कहीं जनता के बीच में ले जाने में उस ताकत और ऊर्जा के साथ हम नहीं ले जा पाए जो ले जाना चाहिए था। उनका संदर्भ यह था। बहरहाल प्रदेश में निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की घोषणा हो चुकी है, यानी महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अब जनता सीधे करेगी। ऐसे में बीजेपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस में टीएस सिंहदेव के बयान के बाद एक बार फिर बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। हार का जख्म कब होगा खत्म, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस सबसे पहले सवाल, चूंकि बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, सुनील जी आप ही से है कि अगर टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि संगठन में खामियां हैं या कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए या कुछ भी, तो एक अच्छे विषय में हालांकि बोलते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें बहुत आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। वो हर जगह हार रहे हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें भी उनकी ऐसी हालत रही। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो जो उपचुनाव हुए उसमें तो वो कोई सीट पे उतरी नहीं थी कांग्रेस, तो वहां पे कैसे हार गई या फिर खराब प्रदर्शन किया? गृह मंत्री जी का ये स्टेटमेंट था। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, टीएस बाबा ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत स्पष्टता से और बेबाकी से अपनी बात रखी है और उन्होंने कांग्रेस का जो वास्तविक चरित्र है या कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति है
उसका आकलन करके उन्होंने बताया है। और वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो है नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के ही लीडर हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हो गई है। वो देश के अंदर में भी आप देखेंगे कांग्रेस की स्वीकार्यता कहीं पर नहीं है, वो लगातार अस्वीकार किए जा रहे हैं। और जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस की स्थिति क्या हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये अभी जो प्रदेशों के चुनाव हुए वहां भी कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी थी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बता दूं कि यहां पर कांग्रेस में तो इतनी टूट फूट है कि उसका एक सबसे ताजा उदाहरण अभी बिलासपुर की घटना, जहां पर इनके प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज वहां पर थे और उनके सामने में गाली गलौज जिस प्रकार से हुआ और प्रभारी के साथ में जिस प्रकार से झूमा झटकी की स्थिति बनी, वो कांग्रेस का वास्तविक चरित्र दिखाती है। और उसके पहले भी आप देखेंगे कि इनके प्रदेश के कार्यालय में इनके महामंत्री के साथ एक नेता जो है, युवा नेता है रायपुर के, वो गाली गलौज करते रहे, फिर बहुत सारी बातें हुई। उसी प्रकार से देखेंगे कि जब यहाँ के महापौर एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिली थी विधानसभा में तो कैसे तोड़फोड़ कुर्सियां तोड़ी गई थी। ये सारा विषय है। लेकिन कैडर वाली बात सबसे महत्वपूर्ण टीएस बाबा ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कैडर जो है मजबूत है निश्चित रूप से। देखिए, मूल अंतर कांग्रेस और भाजपा में यह हो गया है कि कांग्रेस जो है हमेशा से व्यक्तिवादी पार्टी रही है। कभी वो देखेंगे कि कांग्रेस जो थी वो इंदिरा कांग्रेस हो गई थी, मतलब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो उस समय भी कांग्रेस का टूट हुआ और फिर नई इंदिरा कांग्रेस आई। आज जो कांग्रेस है वो इंदिरा कांग्रेस ही है। उसी प्रकार से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन निष्ठ पार्टी है। यहां पर हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी संगठन के प्रति है, पार्टी के प्रति है। यहां हर व्यक्ति जो है, हर हमारा कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी सबसे पहले अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है, जबकि कांग्रेस में लोग व्यक्तियों के कार्यकर्ता होते हैं। मैं आपकी बात सुनील जी, मैं आपकी बात 100% सही मानता हूं। बिना कैडर की पार्टी थी, वही पार्टी है जिसमें कुछ फेरबदल नहीं हुआ। ये वही पार्टी है जब आप बिल्कुल सिमट गए थे 2018 के चुनाव में और वो पार्टी सत्ता में आई थी, जबकि पूरे सब चाहे मीडिया पैनलिस्ट हो चाहे राजनीतिक हो, सब ये कह रहे थे आपकी सरकार आने वाली है। तब इन्होंने अपना खाता खोला भी। लेकिन अब देखा देश में भी 60 से 70 साल राज किया है उस पार्टी ने, बाकी और राज्यों में भी है। ऐसा नहीं है कि इस बार क्या है विधानसभा और उपचुनाव चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ राज्यों में जो उम्मीद थी वो नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि फेरबदल कुछ किया हो। कैडर वही है, नियम वही है, उसी तरीके से उनका प्रोटोकॉल चलता है, उन्हीं के हिसाब से उनके नियम कानून चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी कैडर बेस नहीं है तो बिल्कुल मरी गुरी पार्टी है और खत्म होने की कगार पे है। नहीं, देखिए वो तो रिजल्ट से पता चल रहा है ना। आप देखिए राजनीति के अंदर में, चुनाव के अंदर में पहली तो रिजल्ट होना चाहिए, दूसरे इनके कार्यकर्ताओं की का जो व्यवहार है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपने संगठन के साथ व्यवहार करते हैं उससे बात समझ में आती है। और जनता बड़ी भली बात समझ रही है। ठीक है, बहुत सालों तक इन्होंने राज किया, लेकिन आज जनता को कांग्रेस की असलियत बिल्कुल समझ में आ गई है। सबको पता है नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, कांग्रेस में नेतृत्व का बड़ा संकट है, कांग्रेस अपनी नीति रीति को भी भूलती जा रही है। और जो कांग्रेस पहले की हुआ करती थी उससे अभी की कांग्रेस में काफी कुछ अंतर आ गया है। ये कांग्रेस में रहने वाले वरिष्ठ नेता खुद कहते हैं कि भाई अब तो हमको धक्का मार दिया जाता है, अब हमारी कोई सुनता नहीं है। तो बहुत सारा विषय है और वो सारे विषय को देख करके आप बोले। अब देखिए, उपचुनाव की बात मैं नहीं करता। रायपुर शहर में ये लोग कहते थे कि यूथ है, ये है, वो, भैया क्या हुआ? उसके बाद आप देखेंगे आम चुनाव, ठीक है 2018 में ये जीते, झूठ बोल करके जीते। इनके वादे क्या थे? शराबबंदी कर देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, रोजगार उपलब्ध करा देंगे, तो दुनिया भर का कर देंगे, भ्रष्टाचार किए गए। जैसे कि आपने कहा तब धोखे से जीत गए थे, धोखे से वो चुनाव जीत गए थे। उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें प्रदर्शन आपने देखा कैसा था और आपका कैसा था। फिर उसके बाद निकाय चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था और आपका कैसा था। बिल्कुल, जनता ने भी देखा कि कैसे खरीद फरोख्त किया। अरे मैं तो खुद चुनाव में था भैया। उपचुनाव खैरागढ़ में हम लोगों ने वन विभाग की और एम्बुलेंस को पकड़ा जिसमें साड़ियां थी जो बांटने के लिए ले जाई जा रही थी, दारू भरा हुआ था। मैं खुद था सामने, लेकिन पुलिस वाले अभी भी बोलते हैं उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारी चीजें पकड़ी गई। सर वो फालतू की बातें हैं, हालांकि उनसे कुछ होना जाना है नहीं, उस बातों को रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुद ही था खैरागढ़ में। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौटूंगा सर, समय सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, जिस तरह से देखा जाए आपकी कांग्रेस पार्टी में, बाकी राज्यों की भी बात करूं मैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ हालात ऐसे ही हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है। देखिए टीएस बाबा, मैं तो समझता हूं कि शायद उन जैसे नेताओं की जरूरत कांग्रेस पार्टी में है,
क्योंकि बाकी आपके जो नेता हैं वो शीशा साफ करते रहते हैं, चेहरा कभी साफ नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत सही नेता है। अगर अपनी पार्टी और अपने ही अंदरूनी खाने में अगर उनकी चर्चा होने लग जाए तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने बहुत सही कही, संगठन में कमियां हैं तभी हम हार रहे हैं और उसकी जरूरत है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ कमियां हैं। ये हम क्यों नहीं करते हैं आखिर? देखिए महोदय, आपको सभी पैनलिस्टों को और स्वराज एक्सप्रेस के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट बात जो टीएस सिंहदेव जी ने कही है, बहुत सारे हमारे नेता कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे दल में, किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों पर नहीं चलता। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस में लगातार परिवर्तन और परिवर्तनशीलता है। हम सैद्धांतिक रूप से देश की सेवा, देश की सुरक्षा, देश की आजादी से कभी और संविधान से समझौता नहीं करते, लेकिन बाकी चीजों में जहां आवश्यक हुआ हमने चिंतन किया, बदलाव किया। और टीएस सिंहदेव ही नहीं, कांग्रेस के पास ऐसे कई अनमोल रत्न हैं जिन्होंने पार्टी को हमेशा सुझाव दिया, परिमार्जित किया। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सम्माननीय प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं सुनील जी कि रिजल्ट मैटर है, और मैं ये कहता हूं आपसे कि लोकतंत्र में मर्यादा भी मैटर है। अगर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, 2-3 बड़ी उद्योगपतियों का धन इस्तेमाल करके या भय दिखाकर या धार्मिक उन्माद फैलाकर अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो ऐसी जीत नहीं चाहिए। और देखिए, रिजल्ट बस मैटर नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा और देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमको, आपको और भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ अजय चंद्राकर जी बैठे हैं, बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, देखिए विषमताएं हमेशा रही, लेकिन आज जिस दौर से देश गुजर रहा है और हमारे समकालीन जो राष्ट्र आजाद हुए उनका हश्र भी हम देख रहे हैं, कितने बार तख्ता पलट हुआ, क्या क्या चीजें हुई। तो देखिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। विपक्ष पर अटैक करना, पत्रकारों पर अटैक करना, जो सरकार से सवाल पूछे उसको जेल में डाल देना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, दलों को तोड़ देना, सिंबल छीन लेना, खाते सीज कर देना, ईडी आईटी के छापे मारकर कंपनियों से चंदा वसूली करना, ये सारा खेल देश ने देखा है। देखिए, चुनाव की हार और जीत सिर्फ लोकप्रियता और सकारात्मक स्ट्रेटजी से नहीं होती। बाबा ने यह बात भी कही कि धान की कीमत इन्होंने एकमुश्त देने की बात की थी, आज 2300 रुपए दे रहे हैं। एक भी किसान को एकमुश्त नहीं मिला। 117 रुपए जो बढ़ा समर्थन मूल्य, उसको भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती। और 5 सालों तक, मैं पिछले डिबेट में था एक लोकप्रिय चैनल पर, तो भाजपा के प्रवक्ता बोले 5 साल में जो बढ़ेगा, हर बार 7-8% बढ़ता है समर्थन मूल्य, हम नहीं देंगे। तो मैं बोला साहब, तब तो दूसरे स्टेट में धान की कीमत ज्यादा पहुंच जाएगी, 3200-3300 पहुंच जाएगी, आप यहीं खड़े रहोगे। बोले हम खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, हमने 3100 कहा था। मैंने कहा कि भाजपा के सारे शीर्ष नेताओं ने दावा किया था कि हम 3100 के बाद जो समर्थन मूल्य बढ़ेगा वो देंगे। ये तो किसानों के साथ खुला धोखा है, अन्याय है। और सवाल यहां 117 रुपए का नहीं है साहब, 1900 करोड़ रुपए जो होता है 117 रुपए बढ़ाने पे लगभग 26 लाख किसानों का वो डाका डालना है उन किसानों की जेब पर। ये कितना बड़ा संकट है, सोचिए किसानों के ऊपर, कितना बड़ा अन्याय है। और उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने सदैव किसानों और गरीबों पर केंद्रित राजनीति की है, और हमारी ये खासियत है कि हमारे नेता जहां जरूरत पड़ती है बहुत स्पष्ट तौर पे बात कहते हैं कि ये सुधार या ये संतुलन या इस चिंतन की आवश्यकता है, और उस पर कांग्रेस चिंतन करती भी है। पर ये कौन सा अनिल जी बस एक 30 सेकंड में मैं सर बिल्कुल लीजिए। अभी आप देखिएगा, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आरएसएस की जरूरत अटल जी को रही होगी, मोदी जी को नहीं है। मतलब उन्होंने अटल जी को भी छोटा कर दिया, आरएसएस को भी छोटा कर दिया। इतना व्यक्तिवादी हो जाना। और ये कोई छोटा मोटा सांसद, विधायक या कोई ऐसा नेता नहीं बोला है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि मोदी जी को जरूरत नहीं है। इतना आत्ममुग्धता, इतनी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित रह जाना। अनिल जी कहते हैं हम व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। अनिल जी, पर इतना आप उन पे फोकस मत करो। वो तो जो कहा सो कहा, वो साथ में अभी चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसी का नतीजा है वो कहते हैं। आप उन पे ही फोकस मत रखा करो कि वो जो कह रहे हैं बस वही बात मान ली। अभी साथ में जो उसी का नतीजा है कि जब आरएसएस ने अंदरूनी काम किया तब जाके उत्तर प्रदेश में ये चीजें आई और महाराष्ट्र में कमल खिला है। देखिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया। कांग्रेस में इसी बात को लेकर टीएस बाबा और बहुत सारे विश्लेषकों और कांग्रेस के बहुत अनुभवी नेताओं ने बात उठाई कि जो छद्म युद्ध भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण, कहीं हिंदू ईसाई, कहीं हिंदू मुसलमान, हम उसका सामना जन जागरूकता लाकर आपसी सद्भावना से नहीं कर पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली कि आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़े,
तो कहीं ना कहीं हम भाजपा को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें और अच्छी रणनीति बनानी हाँ, ये बातें भी हैं। अंत में आप आए बिल्कुल सही पे सर कि हम एक्सपोज नहीं कर वो पा रणनीति रहे भी हैं, आपको हम अपनी बनानी बात पड़ेगी। रख नहीं पा रहे हैं, हम इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि उनके जो मुद्दे उन्हें पकड़कर कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे, हम लेकिन सड़कों पर एक नहीं आ रहे हैं, और ये सेकंड कारण और है सर। लेकिन अगर एक निकाय सेकंड चुनाव और बता रहा हूं। नजदीक हैं, अनियमितताएं अंग्रेजों अभी के भी खिलाफ सामने भी आ रही हैं कांग्रेस सर। ने आंदोलन चलाया, धान खरीदी अंग्रेजों में के अगर वो खिलाफ मुद्दे ये आप लड़ाई नहीं लड़ी। उठाएंगे, निकाय चुनाव में भी कुछ नहीं होगा सर। ये बहुत अच्छा नहीं, मैं मौका है वही आपके आपको कह पास। रहा हूं। नहीं, देखिए अंग्रेजों के खिलाफ भी जब हमने लड़ाई लड़ी तो 1947 आ गया, तो साहब 40 साल तक कांग्रेस ने कितना बड़ा योगदान दिया, खासकर अगर आप 1915 से 1947 तक पढ़ें ठीक। तो देखिए इस देश की जनता धीरे से जागती है, लेकिन जो ये फूट डालो, राज करो, कटेंगे देश की बटेंगे, आजादी अब में क्यों बात कौन नहीं कौन होती रहा, रोजगार की? किसने क्रेडिट लिया, ये सर सब दुनिया जानती है, उस पर मत आइए। खैर आज के वर्तमान में हम बात करते हैं, वो देश की आजादी की बहुत अलग कहानी है। ठीक है, मैं भी आपके पास अनिल जी आऊंगा, समय सबका निर्धारित है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। सर जिस तरह से देखा जाए अजय जी, दोनों ही आपने प्रवक्ताओं को सुना, एक तो आज़ादी तक हालांकि पहुंच गए, अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें जो टीएस सिंह बाबा ने कहा, और बाबा हमेशा से बहुत मुखर होकर चीज़ों को रखते रहे हैं, जब वो अपनी पार्टी सत्ता में थी तब भी अपने पार्टी के खिलाफ भी गलत होता था वो मुखर होकर बोलते थे, बाबा की आदत है। तो अब अगर वो चीज़ें कह रहे हैं, अभी भी हम ये कर रहे हैं कि सामने वाला गलत है, बगल वाला भी गलत है, साइड वाला भी, सामने वाला भी गलत है, लेकिन हम कितना गलत है, हम इस पर आ क्यों नहीं रहे हैं आखिर? कांग्रेस जो कह सकते हैं कि मंडल कमीशन आने के पहले पूरे इंडिया में जिस तरह से उनका मोनोपोली था, मंडल कमीशन और राम मंदिर का मुद्दा आया, यहां से क्या हुआ, मंडल कमीशन आने के कारण विभिन्न प्रांतों में जो क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। बिल्कुल सही है। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ है, शरद पवार जी अलग हो गए, रेड्डी बंधु अलग हो गए, ममता बनर्जी जी अलग हो गई, तो ये सब कारण है। रही बात है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा एक विश्लेषक के रूप में कहना पड़ रहा है, स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए, और जिस एरिया को वो बिलोंग करते हैं उसमें सभी सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली। सही, बिल्कुल सही है। टीएस बाबा यह कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट आई, लेकिन 1996 से लेकर के बीजेपी का स्ट्राइक रेट लोकसभा के चुनाव में पहले मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 86% है, पिछला लोकसभा चुनाव ही नहीं है। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कई आंदोलन अभी कांग्रेस कर रही है, वहां ऐसे नेता तो बहुत कम दिखाई दिए हैं, सही है। कुछ पीटीसी अध्यक्ष और अन्य संगठन के नेता दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो आप दीपक जी, चाहे अजीत जोगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी का तीनों कार्यकाल, भूपेश जी का कार्यकाल, और अभी जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, भूपेश जी के ही कार्यकाल को छोड़ दीजिए, जो परसेंटेज में अंतर था, बाकी बीजेपी और कांग्रेस में तो कांटे के मुकाबला रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इतनी स्मार्ट है कि जिस पार्टी को चुनती है, भले 0.75%, 1% वोट का अंतर, लेकिन स्पष्ट बहुमत देती है और इस्टेब्लिश सरकार बनाती है। बिल्कुल सही है। सुनील चौधरी जी, जिस तरह से उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, इस वक्त आप जिस रूट में चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, अभी बहुत सारी अनियमितताएं भी निकल कर आ रही हैं, विपक्ष की कमी खलती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब यह सवाल बड़ा वाजिब हो गया आपसे पूछना कि विपक्ष की कमी आपको खलती है क्या? देखिए, लोकतंत्र में अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो सभी दलों का अस्तित्व होना चाहिए, विपक्ष का भी अस्तित्व तो होना चाहिए। विपक्ष जो है एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार को जगाने का काम करता है, और हमने पिछले 5 साल में बताया कि विपक्ष क्या होता है, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही विपक्षी पार्टी के रूप में हुआ था। हम तो विपक्ष की भूमिका बहुत भली भांति निभाते हुए आए हैं, और जब हम 2 थे तब से हम विपक्ष में हैं।
जब हमारी पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हुई, तब से हम विपक्ष में हैं और लगातार अपनी भूमिका को निभाए हैं। और आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तक पहुंची। दूसरा, अभी कुछ प्रश्न हमारे सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अनिल भैया पूछ रहे थे, तो मैं उसके भी जवाब दे दूं। ये हमको कह रहे थे कि भैया 2 लोगों की पार्टी। अरे भैया, आपकी पार्टी तो एक ही परिवार की पार्टी है। एक परिवार जो तय कर लिया, बस एक ही परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री आप लोग बनाते हो और उसी के नीचे चलते हो। दूसरा, ये बार बार संविधान की बात कर रहे थे। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को बाबरी का विध्वंस हुआ। उसके बाद हमारे 4 राज्यों की सरकार बिना किसी कारण से, क्योंकि भाजपा के इसलिए इन लोगों ने, इनकी सरकार ने हटा दिया, उनको सरकार को हटाया और जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया बाद में, हालांकि हमारे पक्ष में आया, लेकिन समय चूंकि खत्म हो चुका था, इसके कारण जो है वो बातें निकल गई। लेकिन इन्होंने संविधान को किस प्रकार से आपातकाल लगा करके क्या किया, उसके बाद सबसे ज्यादा संविधान संशोधन ये लोग करते हैं, फिर संविधान कहते रहते हैं। दूसरा, धान पर ये कह रहे थे, अरे धान की एक मुश्त राशि तो हम दे ही रहे हैं, हमने कहा अंतर की राशि एक बार में देंगे। अब इनको चीजें समझ नहीं आई, मुझे लगता है ये 4 बार में देते थे। एक बार सोनिया जी आती थी, एक बार राहुल जी आते थे, फिर प्रियंका वाड्रा जी आती थी, फिर कभी खड़गे जी आते थे, सब बटन दबाते थे आकर के, और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता को जो पैसा एक बार में मिलना था वो 4 बार में मिलता था। हम एक बार में दे रहे हैं अंतर की राशि। पहले इनको समझना चाहिए, केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। दूसरा, एक और मैं बताऊं कि ये बार बार कहते हैं कि धार्मिक आधार पर हम लोग ध्रुवीकरण करते हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण यदि कोई करता है तो कांग्रेस करती है। राम मंदिर के आंदोलन में जब बाबरी विध्वंस हुआ, नरसिम्हा राव जी ने लोकसभा में कहा कि हम बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे, और आज वहां भगवान श्री राम का मंदिर है, अदालत ने निर्णय दिया। तो कौन करता है भाई साहब, कौन करता है, जरा बताइए आप। और ये 99 पर आ गए, 99 पे आकर के ऐसे खुश हो रहे हैं देश के अंदर में, जैसे सरकार बना लिए। और देश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है, इनको समझना चाहिए। और रही नगरीय निकाय चुनाव की बात, छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता जो है भली भांति जानती है कि छत्तीसगढ़ का विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। एक बार हमने 15 साल तक जनता की सेवा की है, और इस बार भी देखिएगा लंबी हमारी सरकार 3-4 टर्म चलने वाली है। इनकी तो एक बार 3.5 साल में चली गई, एक बार 5 साल में अराजकता की स्थिति निर्मित हुई, भ्रष्टाचार ऐसा किया कि जनता ने नकार दिया। अब आपने एक प्रश्न और पूछा था कि नगरीय निकाय में ये कैसे जीतते आ गए। ये लगातार सरकार का दुरुपयोग करके जीते। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, देखिए रायपुर का महापौर कांग्रेस का भी जीत ही जाता है। हम कभी यहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास नहीं किए। भाई, जो स्वस्थ परंपरा है, जिसको जनता पसंद करे, नगरीय निकाय में चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहां पर जो चेहरा जनता पसंद करती है नगरीय निकाय में, उसको जनता वोट देती, जिताती है। इस पर कहीं पर किसी प्रकार का कुछ नहीं। पिछली बार एक आदमी को बनाने के लिए, अपने चहेतों को बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया बदल दी, और उसका इनको क्या झेलना पड़ा, रायपुर की सातों सीट ये हार गए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, जनता सब समझती साहब, भ्रष्टाचारियों को बैठा लोगे, गुंडागर्दी करने वालों को बैठा लोगे, लूट खसोट करोगे। एक और महत्वपूर्ण विषय मैं आपको कहता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी, एक विषय माननीय भूपेश बघेल जी ने पीसी की, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है, इसलिए लोग अपराध कर रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर लिया कि राजीव युवा मितान क्लब के लोग अपराधी हैं। ये भूपेश बघेल जी ने अधिकृत रूप से अपनी पीसी में कहा है, चाहे तो कांग्रेस के मित्र निकाल करके देख लेंगे। तो ये है कांग्रेस की असलियत। आपको स्वीकार करेगा, आपकी गुंडई को कोई स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। और नगरीय निकाय में भी आपको खाड़ फेंकेंगे, ये बात तय है। ठीक है। अब अनिल जी, जैसा कि आपने कहा कि संविधान का दुरुपयोग किया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, साथ ही साथ जो आपने और भी आरोप लगाए, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता रहा है। एक कहावत है कि बड़ा भाई ऐसा चलता है जो पीछे से आ रहा है, छोटा भाई वो भी बड़े भाई के पद चिन्हों पे चलता है। ये कुछ वैसा ही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद आगे क्या हुआ। अगर आप ये आरोप लगाएं तो सम्मिलित कहीं ना कहीं दाग अपने भी दामन में है, और ये अतीत कहता है, आप चाहे इससे नकारें चाहे नहीं नकारें। और कुछ संविधान और लोकतंत्र की बात तो सुनील जी ने भी रख दी कि क्या क्या हुआ था। खैर, वो अलग विषय है, विषय से नहीं भटकना है। अनिल जी, बहुत सिंपल सा है, निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अभी जो जितने चुनाव गए सब में खराब परफॉर्मेंस गई, निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में संगठन के अंदर अभी हमने जब भूपेश बघेल जी ने जब अभी बैठक की, वो भी बड़ा मुद्दा गरमाया, अपने ही अंदर खाने गरमाया, चुटकी ली बीजेपी ने। अब सवाल खड़ा होता है, निकाय चुनाव में हम कितना सीरियस हैं, और निकाय चुनाव के लिए हम क्या पहल कर रहे हैं कि इसी में ही हम लगे रहेंगे एक दूसरे की टांग खींचने में? कोई टांग खींचने का काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस मजबूती से निकाय चुनाव को लड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में जो इनका दम फूला है, कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत रोज उछल रही है, रोज चाकूबाजी और तलवारबाजी हो रही है, गृह मंत्री के जिले में खनिज माफिया सरकारी दल पर हमला करके और उसको जेसीबी मशीन में डाल के 8 किलोमीटर दूर फेंक रहा है। लगातार जो अराजकता का वातावरण है, मलेरिया डायरिया से सैकड़ों लोग मर गए, शिक्षा का हाल अपने आप में बदहाल है। और ये जो सवाल उठा रहे थे कि राजीव युवा मितान क्लब, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 14 बिलासपुर में मैं रहता हूँ, 90% लड़के उसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये कहते हैं कि राजीव युवा मितान क्लब कांग्रेसियों का है। मैं इनको भौतिक सत्यापन की चुनौती देता हूं, आज भी वो भाजपा के सदस्य हैं और कल भी थे। 90% लोग, 10% 5% न्यूट्रल लोग हैं और 5% कांग्रेसी है। वार्ड सही बता दिया मैं आपको। और बिलासपुर नगर निगम में जितने वार्ड हैं, लगभग भ्रमित लोग हैं भाई, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के युवा मितान क्लब में जुड़े हैं। तो देखिए, सरकार की योजना को दलित सिस्टम से चलाना भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। हम लोगों ने ये काम नहीं किया। दूसरी बात आपने कही कि संविधान और लोकतंत्र का मर्दन हुआ। देखिए, सतयुग और द्वापर में भी कुछ कमियां रह जाती थी, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन आज जो खुलेआम अंधेरगर्दी चल रही है, एक व्यक्ति के लिए नीतियां बनाई जा रही है, उसको जल जंगल जमीन दिया जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, देश को कर्जे में लादा जा रहा है। 55 लाख करोड़ का कर्जा 255 लाख करोड़ पहुंच गया। ये रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। आज आप देखिए, जिन मुद्दों पे 2014 में मोदी जी आए थे, काला धन, रुपए का अवमूल्यन, रसोई गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, कभी भाजपा इस मुद्दे पे आपको बात करते नहीं दिखेगी। सिर्फ बात करते दिखेगी हिंदू मुसलमान। समय कम है, लास्ट कमेंट चंद्राकर जी से। कौन सी पॉलिसी है लोकतंत्र में? क्यों मुद्दों पे बात नहीं होती? क्यों स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आप देखिएगा? लेकिन अब जनता इनका सच समझने लगी है। चंद्राकर जी के चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी से दो हाथ करने के लिए इस वक्त कांग्रेस को किस चीज की जरूरत है? कम शब्दों में सर। बिल्कुल, देखिए 2018 में सिंहदेव जी के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र कमेटी बनी थी उसको श्रेय दिया गया। उससे अच्छा 2023 में विजय बघेल जी के नेतृत्व में बना, उसे छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार कर ली। पर वोट के परसेंटेज को देखें तो बहुत कम मात्रा का अंतर है। और आज भी अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको मिला दीजिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस का वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सुनील जी, अनिल जी और चंद्राकर जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन अब निकाय चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बाबा के बयान से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए और आने वाले निकटतम निकाय चुनाव में एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना चाहिए, अन्यथा वेंटिलेटर पर जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है वो और हाशिए पर चली जाएगी और बीजेपी आने वाले भविष्य में चुनाव में इसी तरह हावी रहेगी। तो बेहतर है, और कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम फिलहाल संगठन ही कर सकता है। अब देखना यह होगा कि संगठन एकजुट होकर कब तक सामने आता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।